हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा, इसके पहले मैंने अपने एक वीडियो में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड के अकॉर्डिंग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को कवर किया है मेरे भाई। तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके वो देखो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर को कवर करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आपका सेकंड पेपर जो है समसामयिक भारत और शिक्षा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, ये सिर्फ बीएड के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद इसका जो आपके आगे टेट या सीटेट में इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, तो अब बीएड के पर्सपेक्ट से इसको सिर्फ पढ़ो। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलो एक पॉइंट को समझते हैं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो आपके सेकंड पेपर का जो पहला अध्याय है मेरे भाई वो है भारतीय शिक्षा दर्शन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। इसको आपको अध्ययन करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपके जो है कि जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। तो देखो इसमें आपको पढ़ना क्या है। तो भारतीय शिक्षा दर्शन को मुख्यतः हम लोग 4 से 5 भागों में बांट के देखते हैं। मुख्यतः 4 भागों में हम इसको अध्ययन करते हैं। पहला जो है प्राचीन हिंदू, बौद्धिक एवं जैन काल है, इसके अनुसार हम भारतीय शिक्षा को देखते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पे आपका मध्यकालीन इस्लाम काल। अच्छा, मध्यकालीन इस्लाम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि देखो कि सिर्फ इसमें क्या था कि उच्च वर्ग की महिलाओं को ही शिक्षा दी जाती थी, निम्न वर्ग की महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को भी 4 दीवारी के अंदर शिक्षा दी जाती थी, जो कि गलत है मेरे भाई। इन सब चीज़ों को इसमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है भारतीय शिक्षा दर्शन में कि उपनिवेशी काल। जैसे भैया आपको पता है कि विदेशी यहाँ पे आक्रमण किए और राज किए मेरे भाई, ब्रिटेन वाले, तो उसको इसमें अध्ययन करना है कि उन्होंने कैसी अपने जो हमारी मातृभाषा थी हिंदी या फिर संस्कृत, उसको छोड़कर ये इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किए। इन सब चीज़ों को यहाँ पे समझना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें, फर्स्ट वो टॉपिक जो है उसमें आता है स्वतंत्रता काल एवं उपनिवेशी काल में जो शिक्षा का मिक्स रूप हम लोग पढ़ते हैं, उसमें इसको अध्ययन किया जाता है कि देखो पहले की शिक्षा क्या थी मेरे भाई। बौद्धिज्म में, जैन में, भारतीय हिंदू में मठ में शिक्षा हुआ करती थी, और जो कि लेकिन उसके बाद एक मतलब इन्होंने जो विद्यालय का प्रचलन चालू किया पश्चिमी देशों वाले ने, इन सब चीज़ों को इसमें अध्ययन करना रहता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बड़ा ये लेसन है। उसके बाद सब छोटे छोटे लेसन है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड लेसन जो आपका है मेरे भाई वो है शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान। ये इंपॉर्टेंट है। देखो 3-4 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं। एक तो शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, उसके बाद शिक्षा प्रणाली में केंद्र सरकार की भूमिका। इन सबको अगर मैं कवर कराऊंगा तो एक साथ ही कवर करा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है, आप सब चीज़ों को पहले से जान रहे हैं। शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान में आपको क्या पढ़ना है मेरे भाई, सुन लो। शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान में है कि सबसे पहले बात तो आती समानता की। तो आपको पता है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 28 को भी डीपली पढ़ना है। ये बात मैं फर्स्ट पेपर में भी आपको बताया था। अगर फर्स्ट पेपर को भी आप अच्छे से कवर कर लोगे तो इसका आप 30% पेपर 2 को भी कवर कर लोगे। ठीक है, मिलते जुलते हैं सब। चलो, उसके आपका जो थर्ड पेपर है वो शिक्षा प्रणाली में केंद्र सरकार की भूमिका। अच्छा, इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ है उसको आपको डीपली अध्ययन करना है। उसके बाद आपकी जो है कि समवर्ती सूचियां जो हैं, जैसे संघ सूची हैं, राज्य सूची हैं, समवर्ती सूची हैं, इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद अच्छा इसमें भी आपको वही पढ़ना है, संविधान की प्रस्तावना और संविधान की विशेषता। तो दोनों आप मिलते जुलते हैं। अभी 1-2 चैप्टर आगे और भी मिलेंगे जो इसी से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो हम इन सबको एक साथ कवर कर लेंगे, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जो आपका फोर्थ चैप्टर है स्थान और काल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो मेरे भाई स्थान और काल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में आपको क्या पढ़ना है, जो आप इसमें जो है कि फर्स्ट अध्याय में आप पढ़े रहोगे भारतीय शिक्षा दर्शन में, आपको बौद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुज्म, तो ये सबको इसमें भैया पढ़ना है। इनकी विशेषताएं जो फोर्थ चैप्टर में ना, इसकी विशेषताएं ही पढ़ना है। तो ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो देखो 5वां चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे देखो ये जो आपके हैं कि चारों चैप्टर ये एक दूसरे रिलेट करते हुए हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब कवर कराऊंगा तो सबको एक साथ ही कवर करा दूंगा मैं। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी, श्री अरविंद घोष जी और जे कृष्णमूर्ति जी, इन्होंने भैया शिक्षा में अपना काफ़ी योगदान दिया था। गांधी जी तो बेसिक एजुकेशन आपको कि समझो, एक तो रीढ़ ये बताए थे, आपकी कहते हैं रीढ़ की हड्डी, तो ये बेसिक एजुकेशन के बारे में अपने विचार को रखे थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा भी लिखने के लिए इन पे। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी पढ़ना क्या इन लोगों के जीवन के बारे में। देखो सबसे पहले इनकी जीवन परिचय, उसके बाद जीवन दर्शन फिलॉसफी ऑफ लाइफ, उसके बाद एजुकेशन फिलॉसफी इनकी पढ़नी है, शिक्षा दर्शन की क्या इनके जो सिद्धांत थे, क्या इनके विचार थे, और जीवन को लेके इनकी क्या फिलॉसफी थी ये पढ़ना है, और शिक्षा के अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य,
और ये पाठ्यक्रम को लेके क्या बोले थे मेरे भाई, ठीक है, कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन को लेके ये क्या बोले थे, ये सबको पढ़ना है। और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो ये भी पढ़ना है हमको कि ये कैसे विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, ठीक है। तो काफ़ी चर्चित रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनको भी आप लोग कवर करिएगा जब आप फाइल बनाओगे मेरे भाई। जब प्रैक्टिकल होता है ना तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी या फिर गांधी जी पे आपको फाइल भी बनानी रहती है, ठीक है। चलो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, आगे जो प्रोसेस आपके आएगा। तो इन चारों लोगों को एक साथ कवर कर लेंगे, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अच्छा, अब 9वां चैप्टर को हम लोग देखते हैं। 9वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है मेरे भाई। अच्छा, 9वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, तो 9वें चैप्टर में मेरे भाई सबसे पहले विद्यालय में शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अच्छा, सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है, देखो जब इंग्लैंड में या फिर आप कह सकते हो ब्रिटेन में जब शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया गया ना, तो वहाँ पे उनको सबके सामने यही सबसे बड़ी दुविधा आई कि हम अनिवार्य शिक्षा को निःशुल्क तो कह नहीं सकते, निःशुल्क कहने पे वैसे भी बच्चे भटक जाते हैं कि यार ये तो फ्री में है, पढ़ना ही नहीं है। तो उनको एक शब्द चाहिए था, तो वो लोग जो शब्द का उपयोग किए मेरे भाई वो था यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन शब्द था, ठीक है मेरे भाई। तो उसको जो हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वभौमिकरण, या फिर कई मनोवैज्ञानिक लोकव्यापी भी कहते हैं, या फिर सार्वजनिकरण भी कहते हैं। तो इसका दूसरा अर्थ आप लोग समझ गए कि सार्वजनिकरण होता है, या फिर लोकव्यापी भी कह सकते हैं, जिसमें सब बच्चे शामिल हो जाएं, चाहे उच्च वर्ग के हों चाहे निम्न वर्ग के हों। तो इसमें हम लोग को ये अध्ययन करना है कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना हो, और इसी के साथ रिलेट ये भी करता है शैक्षिक अवसरों की समानता। इसमें संविधान के कुछ अनुच्छेद भी पढ़ने रहते हैं, तो आप लोग इसमें जब मैं बताऊंगा तो डिस्कस करूंगा। उसके बाद 11वां चैप्टर है विद्यालय में असमानता। अब सभी को पता है कि विद्यालय में असमानता कैसे होती है, ठीक है। कुछ देखो, कुछ उच्च वर्ग के बालक हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाता है कुछ टीचरों के अनुसार। तो हम लोग को यही पढ़ना है कि ऐसा भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, तो आपको पता है कि हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में आपको लिखने के लिए कि आपको देखो शिक्षा को कैसे आप समान कर सकते हो सबके लिए, और फिर आप बच्चों को जागरूक भी करते हो कि शिक्षा को लेके बच्चे कैसे जागरूक हो जाएं, ठीक है मेरे भाई। चलो अब उसके बाद हम लोग 13 चैप्टर को देखते हैं। 13 चैप्टर इज इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कहते हैं कोठारी कमीशन। तो मेरे भाई कोठारी कमीशन जो है ये 1964 से 1966 के बीच ये अपनी रिपोर्ट को प्रदर्शित किए थे, ठीक है। तो इसमें देखो हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके अध्यक्ष थे कोठारी साहब, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, और ये शिक्षा को लेके इनकी रिपोर्ट में क्या था ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो मुख्यतः ये इसमें देखो टोटल जो होता है 17 मेंबर थे, इसमें से मेरे भाई 5 तो जो आपके हो गए विदेशी थे, ठीक है। विदेशी ऐसा नहीं कि विदेशी आक्रमण करने वाले थे, नहीं, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा इन लोगों का रोल था, वो थे, ठीक है। तो उसके बाद 5 तो वो थे, बाकी जो बचे आपके वो इंडियंस थे मेरे भाई, ठीक है। तो 13 लोग हो गए इंडियंस थे, 13 नहीं मेरे भाई 12 लोग इंडियंस थे, ठीक है। चलो अब उसके बाद जो आपका 14वां चैप्टर है मेरे भाई, तो वो है शिक्षा और राजनीति प्रक्रिया। देखो शिक्षा और राजनीति प्रक्रिया में आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि हम कैसे शिक्षा को राजनीति से अलग कर सकते हैं, ये नहीं कि जो आपकी राजनीति है वो शिक्षा पे प्रभावी हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा इसको भी आपको पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद आर्थिक विकास एवं शिक्षा। अच्छा, आर्थिक विकास एवं शिक्षा में आपको क्या पढ़ना है मेरे भाई, देखो समाज में जो आपके हैं कि कुछ गलत तत्व तो इसीलिए पनपते हैं मेरे भाई कि आपकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं रहती। देखो कुछ जो है उच्च वर्ग के बालक हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलती है, कुछ निम्न वर्ग के बालक हैं या फिर गरीब बच्चे भी कह सकते हो, तो वो उनको शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पाती। तो वो क्या होते हैं कि मेरे भाई रास्ते से भटक जाते हैं, और मेन कारण होता है समाज में जो है गलत कामों का ज़्यादातर होना, कि आर्थिक विकास उनका नहीं हो पाता है। तो इसके अनुसार हमको शिक्षा को पढ़ना है, ठीक है। देखो ये पूरे जो आपका ये जो पेपर 2 है ना, इसमें यही पढ़ना आपको, शिक्षा को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा है मेरे भाई। उसके बाद सामाजिक संस्कृति एवं शिक्षा। अच्छा, सामाजिक संस्कृति एवं शिक्षा में हमको क्या पढ़ना है मेरे भाई, सुन लो। सामाजिक संस्कृति एवं शिक्षा में ये पढ़ना कि कैसे कोई भी बालक जब पैदा होता है तो उसके अंदर सामाजिकता का कोई भी भाव नहीं रहता है, ठीक है मेरे भाई, उसके अंदर सामाजिकता का कोई भाव नहीं रहता। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिकरण कैसे होता है, सामाजिकरण की परिभाषा को हम लोग अच्छे से जानेंगे। उसके बाद सामाजिकरण के कारक, सामाजिकरण के अभिकरण, उसके बाद आपकी संस्कृति को जानना है, संस्कृति होती क्या है और संस्कृति शिक्षा पर कैसे प्रभाव डालती है, इसको भी पढ़ना है।
देखो हम लोग में क्या है कि थोड़ा बहुत, अब इसको आप चीज़ मानो कि भारत पे जो क्या है कि थोड़ा सा हिंदू का प्रभाव ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है कि यहाँ पे बहुसंख्यक हैं हिंदू, माइनॉरिटी में तो बहुत लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग बराबर ही हैं। लेकिन मेरे भाई क्या है कि उस पर शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस, आपको पेपर सेकंड में आपको क्या क्या पढ़ना। और एक बात, जल्दी मैं क्लास को आपको स्टार्ट करता हूँ। यदि आप लोग नए हो तो कम से कम आप लोग तो सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाओ। और मेरे भाई अच्छा, इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल द लेट्स लर्नर को ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई। और एक बात और, यदि आप लोग, आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हो, हिमांशु यादव आकाश सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उससे यूज करके मेरे भाई। ठीक है, और द लेट्स लर्न की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, जो आपके कॉलेज का व्हाट्सअप ग्रुप बना है या फिर कोई अन्य ग्रुप है, तो उसमें शेयर जरूर करो वीडियो को, और बताओ यार कि ये इसमें क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, और जो लोग नए हो कम से कम वो लोग तो सब्सक्राइब कर ही लो। और चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, बीएड कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ो मेरे भाई। और जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है या फिर क्लासेज को लेके, इस चैनल पे आपको बीएड के रिकॉर्डिंग अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो मेरे भाई, जुड़ जाओ। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखो। और हाँ, पढ़ाई करते रहो मेरे भाई, पढ़ाई नहीं छोड़ना।